Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, जैसा कि मैंने कल आपको बता दिया था कि सुबह 7 बजे हिंदी मॉडल पेपर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ रहा हूं और सुबह 8 बजे आपके साइकोलॉजी के स्पेशल प्रश्न जिनमें आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो या जिनके उत्तर में आपको हमेशा ऐसा लगता है कि यार ये इसका उत्तर सटीक उत्तर क्या रहेगा, तो ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सुबह 8 बजे आ रहे हैं। जरूर देखिएगा मित्रों उस वीडियो को। तो शुरू करते हैं शानदार 30 प्रश्न वही संपूर्ण सिलेबस से जिसमें आपके व्याकरण के भी क्वेश्चन होंगे और आपके शिक्षण विधियों के भी क्वेश्चन होंगे। लेवल 1 और 2 दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी ये टेस्ट है साथियों। देखिएगा पूरे 30 प्रश्न मजा आने वाला है मित्रों। तो शुरू करते हैं। आपका प्रथम प्रश्न इसमें आता है मित्रों, मनोकामना शब्द में कौन सी संधि है? बताइए राइट आंसर। आपके सामने विकल्प है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है और इनमें से कोई नहीं। तो मनोकामना शब्द में कौन सी संधि है? राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 1 का। मित्रों, मनोकामना शब्द में इनमें से कोई सी भी संधि नहीं है। देखिए इसका संधि विच्छेद क्या है? मन है प्लस कामना बराबर इसका शब्द बनेगा मन है कामना। मनोकामना कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई संधि नहीं है। मतलब यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 4 में। देखिए प्रत्येक प्रश्न की गहराई को समझना है, जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है साथियों। यहाँ पर चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखते हैं। वह लड़की अब बोल सकती है वाक्य में पदबंध है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और विशेषण पदबंध। देखिए यहाँ पर ये वह लड़की अब बोल, यहाँ तक ये लाइन खींची हुई है, वो मैंने चेंज कर दिया, उसका कलर आप देख सकते हो अच्छी तरह से। तो इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? मित्रों देखिए यहाँ पर तक लाइन है। अब बोलना, बोलना क्या है? क्रिया है। मतलब इसका यहाँ पर इसका सही आंसर क्रिया पदबंध रहेगा। तो आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपके तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? जब रीट की विज्ञप्ति आएगी तब छात्र पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ना ही बंद कर रखा है। यह वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और इच्छावाचक वाक्य। मित्रों जब, तब, जो, सो ऐसे शब्द जहां पर आपके पकड़ में आ जाए तो वहां पर 101% मिश्र वाक्य आपका आंसर रहता है। मतलब जब रीट की विज्ञप्ति आएगी तब छात्र पढ़ेंगे। एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य आश्रित है, इसलिए साथियों यहां पर आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। चौथा क्वेश्चन क्या है? तद्भव शब्द का चयन कीजिए। दक्षिण, प्रस्तर, विकार और पाहन। बताइए राइट आंसर। देखिए तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? यहाँ पर आपके दक्षिण शब्द तत्सम है, प्रस्तर तत्सम है, विकार तत्सम है, लेकिन जो पाहन है ये तत्सम नहीं है साथियों। ये कैसा शब्द है? तद्भव है। मतलब यहाँ पर आपका तद्भव शब्द कौन सा है? पाहन। चौथा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पूरे 30 प्रश्न हल करना, पता चलेगा आपको हिंदी का कितना नॉलेज है। मित्रों बेमेल का चयन कीजिए। प्रश्न की गहराई को समझना है, प्रश्न को मत देखो, प्रश्न की गहराई को देखो। गंगा प्लस ए गंगेय, मामा प्लस एरा ममेरा, मधुर प्लस ये माधुर्य और लूटना प्लस एरा लुटेरा। तो इनमें से बेमेल कौन सा है साथियों? बेमेल, बेमेल का मतलब जो 3 के जैसा नहीं है, या फिर ये 3 हो सकते हैं, या ये 3 हो सकते हैं, या ये 3 कोई से भी हो सकते हैं। देखिए गंगा क्या है? एक संज्ञा शब्द है। मामा क्या है? एक संज्ञा शब्द है। मधुर क्या है? एक विशेषण शब्द है। और लूटना क्या है? एक क्रिया शब्द है। तो साथियों देखिए प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कृदंत प्रत्यय और एक होते हैं तद्धित प्रत्यय। तो जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं वो तो होते हैं आपके कृदंत प्रत्यय, वो तो होते हैं आपके तद्धित प्रत्यय। और जो
क्रिया और अव्यय के अंत में लगते हैं वो होते हैं कृदंत प्रत्यय। तो मित्रों यहाँ पर लूटना क्रिया है, मतलब ये कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है, और ये तीनों तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। मतलब यहाँ पर आपका बेमेल कौन सा है साथियों? लूटना प्लस एरा बराबर लुटेरा। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। मैंने क्या कहा था? प्रश्न को मत देखो, प्रश्न की गहराई को देखो। तो चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी उपसर्ग से निर्मित नहीं है? बेइज्जत, कमसिन, नालायक और भरपेट। तो देखिए, बेइज्जत, बे उपसर्ग लगा हुआ है, कमसिन, नालायक और भरपेट, इन तीनों में से यहाँ पर इन तीनों के इन चारों में से आपका जो भरपेट वाला है ये विदेशी उपसर्ग नहीं है साथियों, ये हिंदी का उपसर्ग है। इसलिए आपका चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 6 में। क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन गलत होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आप पढ़ाई लगातार करते रहे, बिल्कुल सही क्वेश्चन हो जाएंगे साथियों। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखते हैं। आपके 7वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से सामान्य वर्तमान में क्रिया किस वाक्य में हुई है? सामान्य वर्तमान, पिताजी पत्र लिख रहे हैं, दादाजी बाजार जाते हो। यहाँ पर हो लिखा था मैंने, क्योंकि मैं जब टाइपिंग करता हूँ तो मुझे एक एक चीज़ का पता होता है, वो थोड़ा मिस टाइप हो जाता है। दादाजी बाजार जाते हो, नीचे बैठ जाइए, हम हिंदी का टेस्ट देते हैं। तो बताइए सामान्य वर्तमान में क्रिया किस वाक्य में हुई है साथियों? देखिए, पिताजी यहाँ पर पत्र लिख रहे हैं मतलब वर्तमान में क्रिया चल रही है, तो वो तो होगी आपकी अपूर्ण वर्तमान, मतलब ये तो आपका आंसर नहीं है। दादाजी बाजार जाते हो, यहाँ पर थोड़ा संदेह है, तो ये भी सामान्य में नहीं आएगी। नीचे बैठ जाइए, आदेश का भाव है, आज्ञावाचक वर्तमान में आएगी। हम हिंदी का टेस्ट देते हैं, कॉमन सी बात है, देते हैं मतलब वर्तमान में, तो यहाँ पर जो हम हिंदी का टेस्ट देते हैं ये सामान्य वर्तमान क्रिया का उदाहरण है। चौथा विकल्प आपका इसमें सही है साथियों, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन जुड़कर देखिए आप लगातार, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही होते हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। आपके 8वां क्वेश्चन है, मैंने तुमको परीक्षा भवन में देखा था। वाक्य है सामान्य भूतकाल का, आसन्न भूतकाल का, पूर्ण भूतकाल का और अपूर्ण भूतकाल का। देखिए, परीक्षा भवन में देखा था मतलब भूतकाल का तो है, अब अपूर्ण है, क्या क्रिया देख लिया था ना कि अब भी देख रहे हो, तो अपूर्ण तो हट गया। आसन्न का मतलब अभी अभी, देखा था तो मतलब पहले की बात हो गई, तो ये भी गलत हो गया। पूर्ण भूतकाल का ये उदाहरण है, जब क्रिया भूतकाल में बहुत पहले ही पूर्ण हो चुकी हो तो उसको पूर्ण भूतकाल कहा जाता है साथियों। आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। 9वां क्वेश्चन क्या है? कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में नहीं रहता है? वर्षा, हालात, आप और नेत्र बहुवचन में नहीं रहता है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो वाक्य का प्रयोग करके देखते हैं। नेत्र, नेत्र तो हमेशा दो ही होते हैं, ठीक है, तो ये तो बहुवचन है। आप आदर सूचक शब्द है, ये बहुवचन है। हालात, अपन कहते हैं ना कैसे हालात हैं भाई साहब आपके, तो हालात हैं, ये थोड़ी कोई एक चीज है, हालात बहुवचन। लेकिन वर्षा हो रही है, एक, यहाँ पर ये एक वचन का उदाहरण है साथियों, इसलिए यहाँ पर प्रथम विकल्प ही आपका सही आंसर है। वर्षा सदैव बहुवचन में नहीं रहती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखेंगे साथियों। आपके 10वां क्वेश्चन है, क्या है आपका 10वां क्वेश्चन? किसमें लिंग का निर्धारण नहीं होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। लिंग का निर्धारण किन में नहीं होता है साथियों? देखिए, संज्ञा, संज्ञा में क्या होता है, पता चलता है कि राम लड़का है, सीता लड़की है। क्रिया, जा रहा, जा रहा मतलब लड़का है, पुल्लिंग है मतलब लड़का, क्या जा रही मतलब स्त्रीलिंग है। विशेषण में भी पता चल जाता है, लेकिन जो सर्वनाम है इसमें लिंग का निर्धारण नहीं होता है। जैसे है वह जा रहे हैं,
अब लड़का लड़की जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कोई पता नहीं है, तो यहाँ पर सर्वनाम से लिंग का निर्धारण नहीं होता है। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मीनाक्षी शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और कर्मधारे। साथियों मीनाक्षी का मतलब होता है मीन के समान आंखों वाली। मीन मतलब मछली, जैसे मछली कैसी होती है, इस प्रकार की होती है। मुझे तो बनाना भी नहीं आया खैर, लेकिन आप समझ गए होंगे, जिसकी सुंदर आंखें हो, मीन के समान आंखों वाली। यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, तो आपका कर्मधारय समास यहाँ पर सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 देखेंगे साथियों। यहाँ चौथा विकल्प सही है आपका प्रश्न 11 में। 12वां क्वेश्चन क्या है? राम के संग सीता भी वनवास गई थी। वाक्य में अव्यय है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। देखिए राम के संग मतलब यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय है। कौन सा अव्यय है साथियों? संबंध बोधक। यहाँ पर के संग आ रहा है ना, साथ में संबंध बता रहा है यहाँ पर। तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। मैंने कहा था प्रश्नों की गहराई को समझना, प्रश्नों की क्वालिटी देखना, पता चलेगा कितने क्वेश्चन सही हुए। ईमानदारी से करना। कर्तव्य, भारतीय, गरिमा और चिकनाई। तो साथियों विशेषण शब्द की यदि बात करें तो आपके जो कर्तव्य शब्द है, आपके जो गरिमा शब्द है, आपकी जो चिकनाई शब्द है, ये विशेषण नहीं है। क्या है? भारतीय आपका विशेषण शब्द है। मतलब आपका सेकंड विकल्प सही है। भारत प्लस ई इसमें प्रत्यय लगा हुआ है साथियों। और देखिए चिकनाई, गरिमा, कर्तव्य, ये तो क्या है? भाववाचक संज्ञा के शब्द है, इसलिए आपका सेकंड विकल्प सही है प्रश्न 13 में। देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 14। कौन से समूह के सभी शब्द भ्रमर के पर्यायवाची? भ्रमर मतलब भंवरा, वही भंवरा जिसने फूल खिलाया था। मधुप, अली, मधुकर, तमचुर। भंवरा, द्विरेप, कुसुमाकर और पुष्पक। भौरा, भृंग, बसंत दूत, मयंक। और द्विरेप, चंचरिक, गंजारक और मधु। तो साथियों देखिए भ्रमर के इसमें पर्यायवाची जो शब्द है वो तो ये तो थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि आपको याद है तो ठीक नहीं है तो फिर तुक्का मारने जैसी बात हो गई। लेकिन फिर भी साथियों याद रखना है द्विरेप, चंचरिक, गंजारक और मधु ये भंवरे के पर्यायवाची है। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 15। विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है। प्रवृत्ति, निवृत्ति, प्रत्यक्ष का प्रवृत्ति, पदोन्नत का पदाउन्नत और बहिरंग का अतरंग। तो साथियों देखिए विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म कौन सा है ये देखना है। देखिए पदोन्नत का पदाउन्नत होता है। पदोन्नत मतलब बढ़ोतरी, पद में उन्नति। पदाउन्नत मतलब पद में आप नीचे आ जाते हो। बहिरंग का अतरंग हो जाता है। प्रत्यक्ष का प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का निवृत्ति। राइट आंसर देखिए प्रश्न नंबर 15 में कौन सा अशुद्ध युग्म है। साथियों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा दूसरा विकल्प, प्रत्यक्ष का प्रवृत्ति, ये अशुद्ध युग्म है। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपके 16वां प्रश्न। विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म कौन सा है? हस्व का लघु, हेय का ग्राह्य, शूद्र का विराट और ज्ञेय का अज्ञेय। देखिए विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है आपके हस्व का लघु, क्योंकि हस्व का क्या होता है? दीर्घ होता है साथियों, इसलिए प्रथम विकल्प यहाँ पर आपका सही है प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट प्रश्न 17 देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है तू डाल डाल में पात पात। इसका अर्थ क्या है? एक से एक बढ़कर चालाक होना, पेड़ों पर चढ़कर खेलना, अपनी कला का प्रदर्शन करना और चोरी करने के बाद पकड़ाई में न आना। तो साथियों तू डाल डाल में पात पात, इसका मतलब है एक से बढ़कर एक चालाक होना। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 17 में। क्लियर है सभी के 17वां क्वेश्चन भी। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि व्याकरण के अंतर्गत अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद टीचिंग मेथड के 12 क्वेश्चन हैं। चांदी का जूता क्या है? रिश्वत का धन, बहुमूल्य वस्तु, वैभव प्रदर्शन और चालाकों का प्रदर्शन। देखिए चांदी का जूता मतलब होता है
रिश्वत का धन जो कि सब लेना चाहते हैं। प्रथम विकल्प सही है। देखिए, चांदी का जूता वो ही लोग लेंगे जो ईमानदारी से काम नहीं करेंगे। तो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न 19 देखेंगे, लेकिन जब भी आप सर्विस लगे तो इस जूते को कभी मत लेना। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं साथियों। 19वां क्वेश्चन है आपके, सैनिक विधि में भाषा के किस पक्ष को महत्व दिया जाता है? भाषा विज्ञान पर, भाषा कौशलों के अभ्यास पर, भाषा के सैद्धांतिक पक्ष पर और भाषा के साहित्यिक पक्ष पर। मित्रों, सैनिक विधि में आपके भाषा कौशलों के अभ्यास पर महत्व दिया जाता है। किस पर अभ्यास देते हैं इस विधि में? भाषा कौशलों के महत्व पर। मतलब यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 19 में। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। 20वां क्वेश्चन है आपके, उत्प्रेरणात्मक उपक्रम है प्रस्तावना, शामपट्ट, पुनर्बलन और खोजपूर्ण। बताइए क्या है उत्प्रेरणात्मक उपक्रम? मित्रों, उत्प्रेरणात्मक उपक्रम का मतलब होता है प्रस्तावना। क्या होता है? प्रस्तावना। जो आप पूछते हो बच्चों से, पाठ को बच्चों से जोड़ने के लिए प्रस्तावना की जाती है, उसको ही उत्प्रेरणात्मक उपक्रम के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा ध्यान यही होना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों पर, नहीं तो बाद में कहोगे कि पढ़ाया था लेकिन कहीं और सोच रहा था, किसी बात को लेकर दिमाग में कोई और बात चल रही थी और क्वेश्चन रीट में गलत हो गया। साथियों, प्रथम विकल्प आपका यहां सही रहेगा प्रश्न नंबर 20 में। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन देखते हैं। रसास्वादन विधि में निम्न में से किस पर बल नहीं दिया जाता? रसास्वादन, रस का स्वाद लेना, मतलब अर्थबोध, भावानुभव, भाव सौंदर्य और कला सौंदर्य। साथियों देखिए, रसास्वादन, रस का स्वाद तो आप अर्थबोध में कैसे रस का स्वाद लोगे? अर्थबोध में तो अर्थ बताया जाएगा, तो इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है। अर्थबोध, इसमें बल नहीं दिया जाता है अर्थबोध में, अर्थबोध पर रसास्वादन विधि में। प्रथम विकल्प आपका सही है, बाकी तीनों विकल्प गलत है, इन पर तो बल देते हैं मित्रों। प्रश्न 22, प्यास जगाओ योजना से अभिप्राय है प्यासे को पानी पिलाकर जीवित करना, सोते हुए को जगाना, सुलेख लेखन की आदत का निर्माण करना और उपरोक्त सभी। तो मित्रों, राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 22 में। देखिए, प्यास जगाओ योजना का मतलब है सुलेख लेखन की आदत का निर्माण बच्चों में करना। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है साथियों, प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन देखेंगे। सारा ध्यान यहाँ पर, इधर उधर बिल्कुल भी कोई कार्य आपको नहीं करना है, थोड़ी सी देर की और बात है। 23वां क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रमुख उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य पूछा है। दृश्य श्रव्य साधन जो बच्चों के लिए, बच्चों को जिनके माध्यम से पढ़ाते हैं, क्यों? आखिर क्यों? शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए, छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाने के लिए, छात्रों को नवीन उपकरणों के प्रति उत्सुक बनाने के लिए और पाठ में कक्षा का अवधान बनाए रखने के लिए। मित्रों, दो विकल्प आपको यहाँ पर सही लग रहे होंगे, लेकिन एक ही विकल्प को सही करना है 23वें क्वेश्चन में। बताइए राइट आंसर, सोचिए मत, बताइए। बिल्कुल सही जवाब, दूसरा विकल्प आपका सही है। छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, यह आपकी फर्स्ट चॉइस है। सेकंड चॉइस रहेगी पाठ में कक्षा का अवधान बनाए रखना, लेकिन यहाँ सेकंड चॉइस थोड़ी करना है। कौन सी चॉइस लेना है आपको? फर्स्ट, छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा विकल्प आपका सही है साथियों, प्रश्न नंबर 23 में। ठीक है, दूसरा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 देखेंगे साथियों। 24वां क्वेश्चन है आपके, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला प्रश्न मुख्यतया किस उद्देश्य की जांच करता है? ज्ञान, कौशल, अवबोध, अभिरुचि। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला प्रश्न, ये तो भाई साहब ज्ञान के अंतर्गत आता है। प्रत्याभिज्ञान और प्रत्ययस्मरण, प्रत्याभिज्ञान और प्रत्ययस्मरण अच्छी तरह से पढ़ा रखा है मैंने। प्रथम विकल्प आपका सही है। और इसके पहले जो 23 क्वेश्चन कराया ना, उस पर अगर किसी को डाउट हो तो डाउट मत रखना, जो बताया सही है। जो इंद्रियां हैं उनको क्रियाशील, एक से अधिक इंद्रियों को क्रियाशील बनाने के लिए ही तो दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करते हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इस क्वेश्चन में।
प्रश्न नंबर 25 देखेंगे मित्रों। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? डेचेंट, स्मिथ, ब्रायन और पिंटर। तो साथियों साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका बिल्कुल गलत है। दूसरा, चौथा, प्रथम विकल्प आपका, तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है साथियों प्रश्न नंबर 25 में। ये क्वेश्चन आपके रीट 2016 में जो फरवरी में एग्जाम हुआ था लेवल 2 में आपके लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था। और इस क्वेश्चन को 2011 या 2010 में एक पेपर था जिसके अंतर्गत एक मॉडल पेपर था, मतलब उसमें ये लिखा हुआ था और वो का वही क्वेश्चन मॉडल पेपर में से 2016 में पूछ लिया गया था साथियों। नेक्स्ट 26 प्रश्न देखेंगे मित्रों। 26वां क्वेश्चन क्या है आपका? क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है प्रायोगिक परीक्षा द्वारा, मौखिक परीक्षा द्वारा, लिखित परीक्षा द्वारा और साक्षात्कार द्वारा। तो साथियों देखिए क्रियात्मक, क्रिया किस में की जाएगी? नहीं, किस में की जाएगी बताओ? प्रायोगिक परीक्षा में की जाएगी साथियों। प्रथम विकल्प आपका सही है। प्रश्न नंबर 26 में प्रायोगिक परीक्षा द्वारा क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है 27 प्रश्न देखेंगे मित्रों। आपके 27वां क्वेश्चन क्या है? मूल्यांकन प्रक्रिया में नील पत्र को माना जाता है। ब्लूप्रिंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। उपलब्धि परीक्षण की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला और इनमें से कोई नहीं। तो किसी की तो शिला है, लेकिन किसकी मित्रों? नील पत्र है उपलब्धि परीक्षण की आधारशिला। समझे आप बात को, द्विवर्त नहीं लेना है। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 27 में। नेक्स्ट है 28वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्या है आपके 28वां क्वेश्चन? उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है दृश्य विधान, अभिनय, कहानी और अनुवाद। तो मित्रों उद्बोधन विधि का कौन सा उपभेद नहीं है? आपके दृश्य विधान है, कहानी है, अभिनय है, लेकिन अनुवाद ये उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है साथियों। चौथा विकल्प आपका सही है। याद रखिएगा रीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। जब रीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई पढ़ाता नहीं है तो वहाँ पर अच्छे होश ठिकाने आ जाते हैं भाई साहब। समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन किस बुक से दे दिया, किस नोट से दे दिया, कौन सी कोचिंग के नोट से दे दिया, कहीं से नहीं पता ही नहीं चलता ना कहाँ से क्वेश्चन दिया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को याद रखा करो। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 28 में। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन देखेंगे। अधिक विश्वसनीय परीक्षण है शिक्षक निर्मित परीक्षण, कक्षा अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण और प्रमापीकृत परीक्षण। तो कौन से अधिक विश्वसनीय परीक्षण होते हैं मित्रों? देखिए जो प्रमापीकृत परीक्षण है वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। प्रमापीकृत परीक्षण मतलब जो परीक्षण मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का पेपर बनाती है, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10, 12 रीट का पेपर बनाती है। तो ये क्या है? प्रमापीकृत परीक्षण है साथियों। चौथा विकल्प सही है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 30। कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा टेस्ट पेपर और कितने क्वेश्चन सही हुए साथियों। बालोद्यान शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल, मोंटेसरी और एलन। देखिए बालोद्यान शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है आपके ऑगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 30 में। तो मित्रों सुबह 8 बजे वीडियो आ रहा है साइकोलॉजी के विशेष प्रश्नों का। कह दिया मैंने, देखना नहीं भूले, नहीं तो बाद में पछताओगे। कंफ्यूजन सॉल्यूशन मतलब एक तरह से जिन प्रश्नों पर हमेशा आपको कंफ्यूजन रहता है वो प्रश्न है उसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।